Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barka Gupta, your IP educator for class 11th. So students, last video तक हम कवर कर चुके हैं आपका पूरा चैप्टर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ऑफ योर बुक. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज, ओके, जो चैप्टर के बाद मेंशन होते हैं आपकी बुक में. तो एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो जिसके बारे में पढ़ना है आज. क्लियर? तो बिफोर स्टार्ट दिस एक्सरसाइज लेट्स रिवाइज कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ओके, और कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिक मिलके बना होता है दो पार्ट से, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो इसको हम थोड़ा सा लेट्स रिवाइज कर ले एक बार, ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो फर्स्ट टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा जो था कंप्यूटर सिस्टम. ओके, तो कंप्यूटर सिस्टम किन से मिलकर बना हुआ है? पूरा दो पार्ट से, जिन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, सो होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर. All the peripherals of computer system is known as hardware that occupies some physical space, जिसको आप टच कर सकते हो. वो पार्ट सारे जो कंप्यूटर सिस्टम में फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हार्डवेयर होते हैं. और सॉफ्टवेयर क्या हुए? वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को रन करने में, हार्डवेयर को फंक्शन करने में कैपेबल होते हैं. मतलब हार्डवेयर जिनकी वजह से रन करता है, वर्क करता है, वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर्स. ओके, सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में यदि हम बात कर लें डिफरेंस की, तो बेसिकली हार्डवेयर क्या हुए? सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ऑल द डिवाइसेस जो आपको दिखते हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, वो सब हार्डवेयर डिवाइस हुआ. और सॉफ्टवेयर क्या हुए? बेसिक सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, जिसके बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता, एक डेड मशीन की तरह होता है. अब ये तो हुआ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सेकंड हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम जिसमें हमने कुछ इस तरीके से एक डायग्राम देखा था. यहां पर होती है इनपुट यूनिट, ओके, जो डेटा को इनपुट करती है. ये है आपका सीपीयू. ओके, सीपीयू में हमने कुछ यूनिट्स देखी थी, जैसे एएलयू, सीयू. देन यहाँ पे हमने देखा था मेमोरी, ओके, जिसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी. ओके, ये था कुछ ब्लॉक डायग्राम. और यहाँ पे कनेक्टेड थी सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. देन उसके बाद यहाँ पे था आउटपुट यूनिट. क्लियर? तो ये कुछ ब्लॉक डायग्राम था जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन सब का अपना एक मेन रोल होता है. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में. मतलब यदि बेसिकली देखा जाए तो 5 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के: इनपुट, स्टोरेज, कंट्रोल, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, तो ये 5 ऑपरेशंस के लिए ये 5 अलग अलग तरीके की यूनिट्स होती हैं जो इन 5 ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है. जैसे इनपुट, यदि डेटा आपको करना है तो आप इनपुट यूनिट का यूज करते हो. कीबोर्ड, माउस इज द बेसिक इनपुट डिवाइसेस. अदरवाइज इसके अलावा बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि हम डेटा अलग अलग तरीके से इनपुट करते हैं, टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, इमेज के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में. तो उसके लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. उसके बाद सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट कंट्रोल. बहुत ध्यान से समझ लीजिए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना. इसको ब्रेन भी कहते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम का. इसमें जो मेन काम होता है वो कौन करता है? एलयू. एलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट. जो भी कैलकुलेशन होते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस, वो सब एलयू करता है. सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है. कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों एक्चुअली एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं. कंट्रोल यूनिट सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करके रखता है. और मेमोरी यूनिट, जो यहाँ पे जो हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं जो सीपीयू में होती है, तो मेन मेमोरी बेसिकली हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है. मतलब सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वो कहाँ पे होता है? मेन मेमोरी में होता है. 2 टाइप की मेन मेमोरी हो गई, रैम एंड रोम. ओके, और एक कैश मेमोरी भी हमने यहाँ डिस्कस की थी जो बहुत फास्टर होती है एज कंपेयर टू रैम. क्लियर? देन सेकेंडरी मेमोरी, यदि डेटा आपको परमानेंटली सेव करना है, बैकअप लेके रखना है, ठीक है, आपकी फाइल हमेशा के लिए कंप्यूटर सिस्टम में सेव रहे, तब हम उसे सेव करते हैं, तो वो चली जाती है सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी मतलब इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं.
हैं। देन आउटपुट डिवाइस, जब पूरा प्रोसेसिंग हो जाता है, डेटा भी सेव हो जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है तो आउटपुट यूनिट में मिलता है। आउटपुट यूनिट क्या हो गई? आउटपुट यूनिट जो बेसिक आउटपुट यूनिट है वो मॉनिटर होता है और प्रिंटर होता है। ओके, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर से मिलता है, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रिंटर से मिलता है। इसके अलावा भी बहुत से आउटपुट डिवाइस देखे थे जैसे स्पीकर, प्रोजेक्टर। ओके, सो दीज आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और दीज आर द यूनिट्स बेसिकली जो अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। अब इसके बाद हमने थर्ड देखा था इसमें इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या देखा था? इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब इवोल्यूशन मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे बना, क्या थी हिस्ट्री कंप्यूटर की, तो वो हमने एक पर्टिकुलर वीडियो में देखा था, बहुत डिटेल में समझा था कि बेसिक्स से लेकर एंड तक कि अभी तक कैसे इतना टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई और किस तरीके से आप ये इस तरीके से वर्क देख सकते हो कंप्यूटर का। तो इसमें हमने बेसिक हिस्ट्री देखी थी जो अबेकस से स्टार्ट हुआ था 3000 साल पहले। अबेकस जैसा एक मैकेनिकल डिवाइस आया था, फिर उसके बाद में नेपियर बोन्स, देन आफ्टर दैट एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था। तो एनालिटिकल इंजन जिस मैकेनिकल डिवाइस को चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था उन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आफ्टर दैट ट्यूरिंग मशीन आया, हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग टूल के नाम से भी जानते थे। ट्यूरिंग मशीन ऑटोमेटिक मशीन थी, मैकेनिकल नहीं थी, ठीक है। देन आफ्टर दैट फिर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ करते थे, स्टोरेज के लिए यूज करते थे मैग्नेटिक टेप, पेपर टैप को इनपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता था, पंच कार्ड्स, है ना। देन वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा बड़ी होती थी, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब लगा के आपको इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता था, क्लियर। तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती थी, बहुत सारा हमने डिटेल में इवैल्यूएशन पढ़ा था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, है ना। ट्रांजिस्टर स्मॉल इन साइज होते थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। वहां पे हम मैग्नेटिक टेप को यूज करते थे, पंच कार्ड को यूज करते थे, ठीक है। मैग्नेटिक टेप फॉर स्टोरेज एंड पंच कार्ड फॉर इनपुट डिवाइस, क्लियर। आउटपुट आपको पेपर पे मिलता था, है ना। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बाद है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जहां पर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा, जिसमें आप थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है, कैपेसिटर्स, और इन सबसे मिलकर आईसी चिप बनती थी, क्लियर। देन उसके बाद में क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम बोल सकते हैं कि वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स आए, ठीक है। प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू में जो मेन प्रोसेसिंग का काम करता है, वो फोर्थ जनरेशन से जनरेट होना शुरू हुए। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट करने के लिए आपको प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल होने लगे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में तो फिर क्या बताएं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तो बेस्ड है हमारा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम हम डेवलप करने लगे कि कंप्यूटर सिस्टम आपका सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, ऐसी हम उसमें प्रोग्रामिंग करने लगे। ओके, सो अभी इस तरीके से जो जनरेशंस है वो बूम हो रही है कंप्यूटर की। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हमने बेसिकली बहुत सारी चीजें पढ़ी। इन शॉर्ट मैंने आपको सारे डिवाइसेस के नाम बताए, इनके ईयर्स आपको ध्यान रखना है। यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चले, सेकंड जनरेशन चले, किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है, इस बेसिस पर ही आप इवोल्यूशन को याद कर सकते हो। ओके, नाउ आफ्टर दैट फोर्थ हमने पढ़ा था इसमें क्या, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, क्लियर, कि कंप्यूटर में जो मेन पार्ट होता है वो प्रोसेसर के साथ साथ होता है मेमोरी का, कि सीपीयू प्रोसेस तो करता है लेकिन कहीं ना कहीं जो फाइल, जो डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो वो सेव तो होना चाहिए ताकि आप फर्दर उसका यूज कर सकते हो। तो मेमोरी का मेन रोल क्या हुआ, डेटा को स्टोर करने के लिए। तो कितने टाइप की मेमोरी हुई, दो मेमोरी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं मेन मेमोरी, इसके अंदर हमने देखा था रैम एंड रोम, रैम और रोम के फिर फर्दर हमने टाइप्स देखे थे, एसरैम, डीरैम, रोम के ई रोम, पी रोम, ईईपी रोम, राइट। सेकेंडरी मेमोरी हमने बहुत सारे टाइप की देखी थी। सबसे पहले हमने देखा था मैग्नेटिक टेप, फाइन। आफ्टर दैट हमने देखा मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें हमने हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी। देन ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी, डीवीडी, बीडी देखा। इसके बाद हमने देखा था यूएसबी ड्राइव, जिसमें पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें हमने ये सारी चीजें बेसिकली डिस्कस की थी। लास्ट हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था इससे रिलेटेड, सॉफ्टवेयर्स। तो यहां तक तो जो भी हमने पढ़ा वो बेसिकली किस पर बेस्ड था, हार्डवेयर पार्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर के फिर फर्दर हमने यहाँ पे टाइप्स देखे थे, टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर देखे थे, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हुए, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जैसे सिस्टम की यूटिलिटी देते हैं एंटीवायरस वगैरह, ठीक है, सिस्टम को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है ना। एट द टाइम ऑफ व्हेनेवर यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जो बूटिंग प्रोसेस आपके सिस्टम में रन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होती है। मतलब हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, जो पहला सॉफ्टवेयर होता है वो लोड होता है कंप्यूटर सिस्टम में। ओके, तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। नेक्स्ट हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, है ना, पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड, जिसपे आप बेसिकली काम करते हो, जो जनरल यूज होते हैं, ठीक है, वो हो गए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं वो हुए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद हमने एक और थर्ड टाइप देखा था जिसका नाम था प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर थे, ये मिलते हैं हमें या तो किसी कॉस्ट को पे करने पर या आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, या फिर आप इन सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग कोई नया सॉफ्टवेयर भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। तो उन्हें हमने इस कैटेगरी में पढ़ा था, प्रोप्राइटरी एंड फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे फिनिश होता है आपका पूरा चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है ना। कुछ 5 से 6 वीडियोस में हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया है डिटेल में। ओके, सो होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के क्या एक्सरसाइज पार्ट को। तो चलिए विदाउट गोइंग एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ताकि आपको एक रिकॉल भी हो गया, रिवाइज भी हो गया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया पूरे इस चैप्टर में। ओके, देखो एनसीईआरटी में तो बहुत बेसिक्स दिया हुआ है, मतलब बहुत कम दिया हुआ है पार्ट, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ा है हर एक चीज को, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, नेम द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल, राइट डाउन इट्स 2 प्राइमरी फंक्शंस। अब देखो वो सॉफ्टवेयर का आपको यहां पे नाम बताना है जो कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है, मतलब कंप्यूटर काम करता है, वर्क करता है, कंप्यूटर फंक्शंस परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस करता है, डेटा स्टोर करता है। ये जो सारे काम है ये कौन से सॉफ्टवेयर की वजह से होते हैं, राइट डाउन इट्स 2 प्राइमरी फंक्शन, और उस बेसिक सॉफ्टवेयर के 2 फंक्शन भी हमें लिखने हैं। तो कौन सा होता है बेसिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके बिना कोई और सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, जिसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता, तो वो सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जैसे विंडोज, मैकिंटोश। ओके, सो द सॉफ्टवेयर विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कंप्यूटर फंक्शनल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हो तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल होता है, विंडोज 10, 11, 7, 8, जिस पे भी आप वर्क करते हो, राइट। 2 प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओएस, इसको ओएस के नाम से भी जानते हैं। क्या हुए इसके 2 प्राइमरी फंक्शन, इट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेस। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो रहा है, रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर के रिसोर्सेस, कंप्यूटर रिसोर्सेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, मॉनिटर, सीपीयू, जो भी सारे डिवाइसेस आपको दिखते हैं कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ओके, वो सारे कंप्यूटर के जो डिवाइसेस है, पेरिफेरल्स है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। तो देखो कंप्यूटर डिवाइस, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, ओके, या फिर कंप्यूटर के रिसोर्स, ये सभी एक ही चीज होती है, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं ना, उन्हीं को हम डिवाइस भी बोलते हैं, पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, रिसोर्सेस भी बोलते हैं। ओके, सो इट मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेस सच एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स एक्सेट्रा। तो जितने भी कंप्यूटर के पेरिफेरल्स है, डिवाइसेस हैं, रिसोर्सेज है, उन सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइन, ध्यान रखना अच्छे से, इट एक्ट एज एन इंटरफेस। अब ये कैसे एक्ट करता है, एक इंटरफेस की तरह, किसके बीच में, मशीन मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके बीच में, और यूजर जो उस पर काम कर रहा है उसके बीच में। क्योंकि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर हमेशा एंड यूजर और हार्डवेयर उन दोनों के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका जो हार्डवेयर डिवाइस है, जो मशीन है कंप्यूटर सिस्टम, उसके और एंड यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह, एक लिंक की तरह काम करता है। ओके, तो क्या हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन और बेसिक सॉफ्टवेयर जिसके बिना कोई सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करता है। ओके, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनल बनाता है।
ओके और इनपुट आउटपुट स्टोरेज जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी फर्दर सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब को मैनेज करता है। फाइन। तो जब सबसे पहली जो प्रोसेस होती है ना, वेन एवर यू स्टार्ट दिस सिस्टम, तो उस टाइम पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, लोड होता है। फाइन। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ रैम? अब रैम की क्या जरूरत होती है? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रोम? देखो रैम की क्या नीड हुई, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों कौन सी मेमोरी है जल्दी बताओ? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम पढ़ चुके हैं पहले भी। और क्यों जरूरत होती है रैम की? तो रैम की जरूरत तो बेसिकली सबको पता है कि कंप्यूटर में यदि रैम नहीं होगा तो कोई भी एग्जीक्यूशन का काम नहीं होगा, है ना। रैम एक बेसिक मेमोरी, मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी मतलब जब भी प्रोसेसिंग होती है तो पहले डेटा कहां जाके सेव होता है, रैम में सेव होता है। ठीक है, और यदि और ज्यादा आपको स्पीड चाहिए, फास्टर एग्जीक्यूशन स्पीड चाहिए, है ना, ताकि मेमोरी से जल्दी से डेटा फैच हो जाए, तो हम एक और न्यू मेमोरी है, न्यू क्या बोल सकते हैं, कैश मेमोरी का भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे रैम की इंपॉर्टेंस पूछी है कि क्यों जरूरत होती है। सो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस एंड टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा इन कंप्यूटर। रैम क्या करता है, डेटा को टेम्पररीली सेव करता है। ठीक है, क्योंकि परमानेंट स्टोरेज के लिए तो हमारे पास में क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, नाम इसको सेकेंडरी इसलिए दिया हुआ है कि परमानेंट आप अपना डेटा वहां पे सेव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आपको डेटा को फास्ट एक्सेस करना है, जल्दी एग्जीक्यूट करवाना है, जल्दी प्रोसेसिंग करवाना है सीपीयू को, तो वो कहां से डेटा को एक्सेस करता है, रैम से एक्सेस करता है। सो रैम सिट्स इन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द परमानेंट डेटा स्टोरेज। परमानेंट मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। परमानेंट डेटा स्टोरेज और प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू एक्चुअली जिसको बोलते हैं, उन दोनों के बीच में होती है रैम, लाइक एन एचडीडी और एसएसडी। देखो परमानेंट स्टोरेज मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क एंड solid state disk. When a computer is turned on, the processor requests data such as the operating system from the HDD or SSD and loads into the RAM. देखो ये लाइन को बहुत ध्यान से समझो। जैसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो प्रोसेसर को किसकी जरूरत होती है, डेटा की जरूरत होती है। क्यों? ताकि वो डेटा को प्रोसेस कर सके। तो डेटा उसके पास कहां से आता है, डेटा उसके पास आता है रैम के थ्रू। तो रैम में डेटा कहां से आता है, जहां पे डेटा परमानेंटली सेव होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से पहले डेटा रैम में आता है और रैम पे आता है डेटा, जैसी वैसी डेटा होता है एग्जीक्यूट, वैसे ही वो पहुंचता है सीपीयू के पास। तो सीपीयू किससे डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है, रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से डायरेक्टली इससे इंटरैक्ट करता है, यहां से डेटा को एक्सेस करता है और जैसे डेटा एक्सेस होता है वैसे डेटा प्रोसेस हो जाता है। ओके, और इसमें लगने वाला टाइम भी बहुत फास्ट होता है। ओके, नाउ अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है रैम और रोम में डिफरेंस। सो रैम का मतलब क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। और रोम का मतलब हुआ रीड ओनली मेमोरी, और ये होती है एक परमानेंट मेमोरी। ठीक है, मतलब इसमें जो स्टोरेज होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी स्टोरेज में रोम में क्या डिफरेंस है, बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है। रोम का डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते हो, जो एक बार लिखा है वो लिखा है परमानेंटली। इसको डिलीट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो यूज होती हैं, जो फर्दर इसके टाइप्स में हमने डिस्कस की थी। तो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं इसका डिफरेंस। इट इज पॉसिबल टू बोथ रीड डेटा एंड मेमोरी एंड राइट डेटा इन मेमोरी। मतलब रैम में पॉसिबल है आप रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, मतलब डेटा आप सेव भी कर सकते हो और डेटा आप वहां से डिलीट भी कर सकते हो। किसमें, रैम में। जो भी फाइल हम क्रिएट करते हैं वो फाइल सबसे पहले कहां सेव होती है, रैम में सेव होती है। ओके, सो रीड ओनली मेमोरी, ओनली रीडिंग ऑफ डेटा, डेटा सिर्फ आप इसमें सेव कर सकते हो फ्रॉम मेमोरी इज पॉसिबल। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रीड राइट दोनों होता है और रीड ओनली मेमोरी में सिर्फ और सिर्फ डेटा को आप रीड कर सकते हो। रैम इज वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि जब भी आप कोई फाइल इनकेस प्रिपेयर कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो, वो वर्क कहां सेव होता है, बाय डिफॉल्ट रैम में सेव होता है ना। तो जब आप कोई काम कर रहे हो और यदि आपने अपना वर्क सेव नहीं किया हुआ है, इन केस पावर स्विच ऑफ हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो वर्क आप कर रहे हो वो वर्क आपका मिस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने सेव नहीं किया और वो होता है रैम में, और रैम से वो डेटा डिलीट होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन रोम में क्या होता है कि जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई लॉस्ट भी हो जाए फिर भी वो डेटा परमानेंटली सेव होता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना प्रीवियस क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सिस्टम,
कि जब आप सिस्टम ऑन करते हो तो बूटिंग प्रोसेस रन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, तो वो होता कहां पर है सेव? वो भी तो कहीं ना कहीं सेव होता होगा वो सॉफ्टवेयर रोम में सेव होता है, रीड ओनली मेमोरी में। यदि आप सिस्टम ऑन कर रहे हो और ऑन करते से कुछ प्रोसेस चल रही है, बूटिंग प्रोसेस, और लाइट चली गई इन केस, तो वो प्रोसेस वहीं होल्ड हो जाएगी, फिर से आपका सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर से वो प्रोसेस रन होगी। ऐसा नहीं कि जो प्रोसेस चल रही थी, जो डेटा आपका सेव था रोम पे, वो डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बूटिंग प्रोसेस जो होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो कहां सेव होता है? वो सेव होता है रोम में, रीड ओनली मेमोरी में, जो चेंज नहीं होता है। इसको चेंज करने के लिए हम इसके टाइप्स को देखेंगे फिर। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। रैम टू टाइप की होती है, SRAM एंड DRAM। SRAM स्टैटिक रैम, DRAM डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। डायनेमिक रैम में यूज होते हैं कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, दोनों डेटा को सेव करने के लिए, ठीक है। SRAM को हम कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब कैश मेमोरी की कहानी सबको अच्छे से पता है। क्या है कैश मेमोरी की कहानी? कि कैश मेमोरी सबसे ज्यादा फास्टर मेमोरी होती है, इसको हम रैम के साथ यूज कर सकते हैं। मतलब कि CPU जो प्रोसेसर है उसके साथ इनबिल्ट भी कैश मेमोरी आती है, या रैम और CPU उन दोनों के बीच में काम करती है कैश मेमोरी, जो ज्यादा फास्टर होती है एज कंपेयर टू रैम। ओके, सो इट इज यूज्ड फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज, दैट इज इट इज वॉलेटाइल। तो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। अब आते हैं रोम के टाइप पर। इट इज मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। PROM, दैट इज P फॉर प्रोग्रामेबल रोम। जिस रोम में एक बार आपने प्रोग्राम कर दिया, जब आप सिस्टम मैन्युफैक्चर कर रहे हो, असेंबल करवा रहे हो, उस टाइम पे रोम में आपने जो भी प्रोग्रामिंग की वो एक सिंगल टाइम हुई, है ना। अब आप उस रोम में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, वो रोम जिसमें आप डेटा को इरेज कर सकते हो, तो उस टाइप की रोम क्या कहलाती है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। लेकिन यहाँ पे डेटा कैसे इरेज होता है? एक स्पेशल टेक्निक यूज होती है, अल्ट्रावायलेंट रेज की प्रेजेंस में डेटा यहाँ पे डिलीट हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड हो गई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, मतलब वो रोम जिसमें आप डेटा को इरेज कर सकते हो, लेकिन इजीली इरेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में आप डेटा को यहाँ इरेज कर सकते हो। कितनी भी बार आप डेटा को इरेज कर सकते हो, एंड मेनी टाइम्स यू कैन राइट द डेटा हियर। ओके, तो कितने टाइप हो गए रोम के? PROM, EROM, EP, EEPROM, ठीक है। प्रोग्रामेबल, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। सो ध्यान रखना है आपको ये चीज। इट इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज एज इट इज नॉन वॉलेटाइल। फाइन, सो अब आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी देखा, रैम और रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी की क्या जरूरत होती है? सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टू परमानेंटली स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन फॉर फ्यूचर यूज। आज आपने कोई फाइल बनाई, आप उसको 10 दिन बाद एक्सेस करना चाहते हो, तो जब आप अपनी फाइल को सेव कर देते हो, मतलब वो कहां सेव हो जाती है? वो सेव हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी में, ताकि आप फ्यूचर में उस फाइल को, उस डेटा को जिसको आपने सेव करके रखा हुआ है, उसे एक्सेस कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट वो फाइल कहां सेव होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव हो जाती है। तो जब भी आपको उस फाइल में कोई चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, तो वो फाइल सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के रैम में आती है, और रैम से फिर प्रोसेसर के पास पहुंचती है प्रोसेसिंग के लिए। ओके, तो द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें डेटा के डिलीट होने के चांसेस नहीं होते, परमानेंटली डेटा होता है, तो नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो उसको कैसे याद रखोगे? नॉन वॉलेटाइल जिसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, डिलीट नहीं हो रहा नॉन वॉलेटाइल, डेटा डिलीट हो जाता है वॉलेटाइल। ओके, समझ में आई मेरी बात? तो नॉन वॉलेटाइल से याद रखोगे तो वॉलेटाइल भी याद रहेगा बहुत अच्छे से। एंड हैज लार्जर स्टोरेज। अब देखो रैम रोम से ज्यादा स्टोरेज होती है किसकी? सेकेंडरी स्टोरेज की। तो इन केस कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस लिखो, तो आप वो भी लिख सकते हो आप। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि लेस एक्सपेंसिव होती है और स्लोवर भी होती है एज कंपेयर टू स्पीड यदि बात करें। तो क्या हो गया प्राइमरी मेमोरी में? तो जो प्राइमरी और मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? देखो यहाँ डिफरेंस भी एक अच्छी तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाने वाला है। फाइन, प्राइमरी मेमोरी क्या हो गई? फास्ट हो गई, ठीक है, और एक्सपेंसिव हो गई। इसमें आपने दो तरीके की मेमोरी देखी है, रैम एंड रोम, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं वॉलेटाइल, कि इसमें से डेटा डिलीट हो सकता है एक्सेप्ट रोम। अब यहाँ पे ये क्या होती है? स्लो होती है एज कंपेयर टू रोम, ठीक है।
और ये चीप होती है बोल सकते हैं हम, या लेस एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में HDD, SDD, है ना, CD, DVD, BD सबका यूज आप कर सकते हो, स्पेशली ये दोनों होती हैं। पेन ड्राइव का भी आप यूज कर सकते हो, फाइन। और ये होती है नॉन वॉलेटाइल, इसमें यदि डेटा एक बार आपने सेव कर दिया तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो। नॉन वॉलेटाइल मतलब यदि लाइट चली जाती है इन केस, तो हार्ड डिस्क या SSD में से डेटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डेटा परमानेंटली सेव रहता है। तो फाइन, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में भी यदि डिफरेंस आएगा तो अब आप लिख सकते हो, क्लियर। अब एक और डिफरेंस भी लिख सकते हो कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो CPU से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो इनडायरेक्टली इंटरैक्ट करती है, ठीक है। The secondary memory is non-volatile and has larger storage होता है than primary memory. It is slower and cheaper than main memory, but it cannot be accessed directly by the CPU. तो ये जो 3 लाइन लिखी ना, ये 3 अपने आप में 3 डिफरेंस बन गई प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में। तो अब आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया कि सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्यों होती है, डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए, बैकअप लेने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही मेन इसका वो है मोटिव कि सेकेंडरी मेमोरी को क्यों रखा जाता है। ओके, इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होता है सेकेंडरी मेमोरी का एज कंपेयर टू प्राइमरी। नाउ ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ब्रीफली राइट अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट। अभी हमने जो क्विक रिवीजन लिया उसमें हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम भी कंप्यूटर सिस्टम का। ओके, सो वापस से हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का। बेसिकली जब भी ब्लॉक डायग्राम की बात होगी तो आपको यही डायग्राम बना के आना है एग्जाम में भी, ओके या फिर इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई टॉपिक इन्होंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया, लेबलिंग मिस कर दी, तो आपको लेबलिंग करनी पड़ जाएगी, ऑप्शंस दे दिए, फाइन। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है रिगार्डिंग दिस ब्लॉक डायग्राम। अब इनपुट यूनिट ये हो गया CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट हमने देख लिए, मेजर 3 पार्ट जो हर CPU में होते हैं। इसके अलावा भी फिर कुछ होते हैं जैसे ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो सारी चीजें तो अलग से होती हैं। बाकी ये जो 3 हैं ये मेन कंपोनेंट होते हैं CPU के, जो आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हो, मतलब क्लास 1st 2nd से अभी तक जो आपने पढ़े हैं कि 3 बेसिक मेन कंपोनेंट्स होते हैं CPU में जो मेन वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कैलकुलेशंस के लिए होती है, लॉजिक्स जब आप अप्लाई करते हो तो जितना एग्जीक्यूशन का काम है वो यहीं पर होता है, कैलकुलेशन रिलेटेड। कंट्रोल यूनिट इन सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ओके कंट्रोल कैसे करना, मतलब इनपुट यूनिट के पास प्रॉपर इनपुट चला जाए, आउटपुट यूनिट के पास प्रॉपर आउटपुट आ जाए, इनके बीच में जो डेटा का फ्लो है, ट्रांसफर है, वो प्रॉपर हो, विद इन टाइम हो, तो ये सब काम कंट्रोल यूनिट का होता है। प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी हम इसको बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस, जिसमें रैम और रोम हमने देखा। तो देखो रैम रोम CPU से डायरेक्टली, ये जो प्रोसेसर है इसमें डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हैं, और ये आपके बाहर दिया हुआ है CPU के बाहर सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये इनडायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो HDD और SDD है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह, वो पहले रैम और रोम के साथ इंटरैक्ट करेंगे, देन उसके बाद में CPU के पास पहुंचेंगे डेटा के एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये हो गया डायरेक्टली इंटरैक्ट और ये हो गया इनडायरेक्टली इंटरैक्शन। ओके, नाउ आउटपुट यूनिट के थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए अब इसको क्या लिखोगे यदि आप एग्जाम में आएगा, तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या हुआ, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेजर जो डिसीजंस होते हैं CPU ही लेता है, जो प्रोसेसर है वही लेता है, ठीक है। द यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कंपोनेंट्स, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, ये 2 इसकी मेन यूनिट होती है। ALU क्या होती है, दिस यूनिट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस, इनटू, माइनस, डिवीजन जैसे कुछ जो कैलकुलेशंस होते हैं वो ALU परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। इट ऑल्सो यूजेस लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब डिसीजन लेने वाले, जैसे ट्रू या फॉल्स, ओके इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ALU। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट control entire operation of computer. It also controls all the devices such as memory, input output devices connected to the CPU. CPU में जो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो सिस्टम बसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब ये सब सारे डिवाइसेस, इनको कंट्रोल करना, डेटा के फ्लो को चेक करना, सारे डिवाइसेस प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब काम किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है। मेमोरी यूनिट, it is essential component of computer system. Data from main storage or input unit are transferred to the computer memory where they are available for processing. CPU के पास, प्रोसेसर के पास डेटा तभी आता है प्रोसेसिंग के लिए जब वो प्राइमरी या मेन मेमोरी में होता है, अवेलेबल होता है, तो वहीं से CPU उसको एक्सेस करता है प्रोसेसिंग के लिए। एंड लास्ट इज इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट डेटा को इनपुट करने के लिए है ना, इट इज फॉर्म बाय इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस
आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द फाइनल रिजल्ट आफ्टर इनपुट और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है, जब एक बार डेटा इनपुट हो गया, सीपीयू के थ्रू प्रोसेस हो गया, तब हमें आउटपुट यूनिट के थ्रू रिजल्ट मिलता है जो आप चाहते हो, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन आपको चाहिए। क्लियर? तो समझ में आ गया अच्छे से ब्लॉक डायग्राम। यदि एग्जाम में आएगा तो इससे रिलेटेड आप लिख सकते हो अब एग्जाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अब देखो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। ये सॉफ्टवेयर का एक टाइप हमने देखा था फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें बेसिकली आपको डिफरेंस बताना है, नेम टू सॉफ्टवेयर ऑफ ईच टाइप, और ये दोनों टाइप के आपको कुछ एग्जांपल्स बताने हैं सॉफ्टवेयर्स के। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नाम से समझ में आ रहा है वो सॉफ्टवेयर जो किसी कंपनी किसी ओनर का होता है, जिसे हम यूज करते हैं परचेज करके, ठीक है, बाकायदा उस पर राइट्स होते हैं और उन कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं। क्लियर? तो वो होते हैं कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते और जिनका सोर्स कोड भी आपको नहीं मिलता है ना, मतलब आपको यूजर की परमिशन से उन्हें यूज करना है, और यदि आप उनके सोर्स कोड को चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, तब हमें स्पेशल परमिशन लेनी होती है। तो अभी सोर्स कोड सबको अच्छे से क्लियर है कि जिस लैंग्वेज में, जिस कोड में प्रोग्राम लिखा जाता है, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, यदि वो कोड आपको मिल जाता है तब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, है ना। अब वो कोड हमारे समझ में आना चाहिए, तो हमें समझ में तभी आएगा जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ पाएंगे, जब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होगा, जिस लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर लिखा होगा, ठीक है। तो बात समझ में आई। सोर्स कोड क्या हुआ, जिस भी कोड में, जिस भी लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, नेटबीन्स, जिस भी लैंग्वेज में कोड लिखा होता है सॉफ्टवेयर का, और यदि वो सॉफ्टवेयर का आपको सोर्स कोड चाहिए होता है, ठीक है, ताकि आप उसमें चेंजेस कर सको। क्लियर? तो वो कहलाता है सोर्स कोड, और ये सोर्स कोड यदि आपको ओपनली अवेलेबल होता है, फ्री में अवेलेबल होता है, तब वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं फ्री सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। ओके, बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर फैसिलिटी नहीं देता है हमें। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज नाइदर फ्री नॉर द सोर्स कोड आर पब्लिकली अवेलेबल। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हुए, ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आपको और ना ही उनका सोर्स कोड आपको अवेलेबल होता है। अब फ्रीवेयर पे आ जाए। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या हुए, नाम से समझ में आ रहा है, फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलते हैं हमें, लेकिन इनका भी सोर्स कोड हमें अवेलेबल नहीं होता है। इन सॉफ्टवेयर्स में आप चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हो। सो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट तो अवेलेबल होते हैं एंड हुज सोर्स कोड इज नॉट ओपनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। मतलब इन सॉफ्टवेयर्स को, जैसे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसी तरीके से उन्हें सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। क्लियर? तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या हुए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हम इंटरनेट से डायरेक्टली उनको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। Now programmers can use it features without any cost। बिना किसी कॉस्ट के प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो इन इसके फीचर्स को यूजर्स जो होते हैं यूज करते हैं। Only the company which has created and modified it। अब इस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को कौन चेंज कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वही उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस। ओके, तो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या हो गए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हुए। क्लियर? तो क्यों हमें विंडोज को फॉर्मेट करना है, विंडोज को वापस से लोड करना होता है, तो उसके लिए अमाउंट कुछ ना कुछ पे करना होता है। 200-300 रुपए लगते हैं फॉर्मेटिंग चार्जेस और वापस से ओएस डाउनलोड करने के, विंडोज डाउनलोड करने के। वो इसीलिए लगते हैं क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है जिसे हमें परचेज करना होता है कंपनी से। ठीक है, और परचेज करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो बात समझ में आ गई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की। देन वीएलसी मीडिया प्लेयर, एंड्रॉइड, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स है ये क्या हो गए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स हो गए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, तो वो क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 ब्राउजर्स यूज्ड फॉर ब्राउजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए, इंटरनेट पे अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स को यूज करने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेट यूज किसके थ्रू किया जाता है, किस बेसिक सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज किया जाता है, ब्राउजर के थ्रू। तो अब वेब ब्राउजर सबको अच्छे से क्लियर है, हर एक के सिस्टम में वेब ब्राउजर होता है, चाहे वो गूगल हो, मोजिला हो, नेटस्केप नेविगेटर हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, है ना, कोई सा भी वेब ब्राउजर हो जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपका फोन हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, डेस्कटॉप हो, कहीं भी, हर एक सॉफ्ट सिस्टम पे आपको वेब ब्राउजर की जरूरत होती है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। बिना वेब ब्राउजर आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 ब्राउजर के नाम बताने हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर आर गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम तो पॉपुलर वेब ब्राउजर है, हाई रैंकिंग है। ठीक है, तो गूगल क्रोम क्या हुआ, एक पॉपुलर वेब ब्राउजर हुआ जिसे आप एंड्रॉइड पे
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था उसी का एडवांस्ड ब्राउजर है, एडवांस वर्जन भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर ओल्ड वर्जन्स जो थे विंडोज के उन पे वर्क करता था, ठीक है, लेकिन जो न्यू वर्जन्स आए विंडोज के, जैसे विंडोज 10, 11, 8, उनके लिए हमें जरूरत होती है जिस वेब ब्राउजर की, माइक्रोसॉफ्ट के, तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप जो कंपनी है उसने डेवलप किया था मोजिला फायरफॉक्स। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको चेंज करके आप अपने नए तरीके के कितने भी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हो। तो फायरफॉक्स के अपने वर्जन्स हैं, ठीक है। एप्पल सफारी या एप्पल्स के जो सिस्टम्स हैं उनमें यूज किया जाता है सफारी वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये जो सारे मैंने अभी आपको नाम बताया, ये सब क्या है, मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स है, जिसमें इन सब में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम, जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स यूज करते हैं। यू हैव विंडोज कंप्यूटर, सो माइक्रोसॉफ्ट एज और इट्स ओल्डर काउंटर पार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। जब भी आप विंडोज का ओएस लेते हो या विंडोज का कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड पहले से होके आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज टू दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज होगा इस काम के लिए। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है। आपके यदि माइंड में दो टर्म क्लियर हैं, इनपुट और आउटपुट, तब आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इनपुट यदि हमारे माइंड में क्लियर है, इनपुट मतलब किसी भी तरीके का डेटा जब आप कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हो तो वो डिवाइस जिसके थ्रू आप फीड कर रहे हो वो इनपुट है ना, और जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, जो आप चाहते हो कि प्रोसेसिंग के बाद हमें ये रिजल्ट मिले, तो जिस भी डिवाइस के थ्रू आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आउटपुट। अब आउटपुट डिवाइसेस कम होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हमको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। बाकी स्टोरेज डिवाइस वगैरह तो अलग है। अब इनपुट डिवाइस क्या हुए, देखो कितने तरीके का डेटा हम इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। पहले के जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हुआ करते थे उसमें सिर्फ आप टेक्सचुअल डेटा इनपुट करते थे। टेक्सचुअल मतलब कुछ न्यूमेरिक और टेक्सचुअल बेस्ड, ठीक है, तो उसके लिए पंच कार्ड यूज होते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से कीबोर्ड माउस आने लगे, ठीक है, तो डेटा एंटर करने के भी तरीके बदलने लगे। कैसे, जैसे यूजर्स कुछ सिलेक्शन करने लगे कंप्यूटर सिस्टम में तो माउस का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। अब हम कुछ इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं बिना ड्रॉ किए, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए स्कैनर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आज की जो टेक्नोलॉजी की जिस एरा में है, थाउजेंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं और ज्यादा होंगे बल्कि इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि अलग अलग तरीके के इनपुट के लिए हम अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। जैसे टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है तो हम कीबोर्ड का यूज कर लेते हैं, कुछ आपको सिलेक्शन करना है तो हम माउस का यूज कर लेते हैं। सिंपल यदि आप प्ले स्टेशन पे जाके देखते हो तो जॉयस्टिक यूज होता है, हैंडहेल्ड डिवाइस होता है। रिमोट्स जो होते हैं वो भी एक तरीके के इनपुट डिवाइस होते हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप रिमोट के थ्रू चैनल चेंज करते हो ना, जो इंस्ट्रक्शंस देते हो, वॉल्यूम कम करना है, ज्यादा करना है, चैनल चेंज करना है ना, तो ये भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस होता है, राइट। फिर उसके बाद यदि हम बारकोड रीडर की बात करते हैं, जो आपने जनरली शॉपिंग मॉल्स वगैरह में सब दूर देखा होगा, जहां भी शॉप पे आप शॉपिंग करने जाते हो, बारकोड रीडर जो प्रोडक्ट जो भी कॉस्ट लिखी रहती है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के जो भी डिटेल होती है, थिक और थिन लाइंस ब्लैक कलर की होती है, उन्हें बारकोड रीडर बोलते हैं। MICR बैंक में यूज होता है, चेक पे लिखे हुए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से जो टेक्स्ट लिखे रहता है उनको रीड करने के लिए यूज होता है। OCR OBR जो भी आपकी OMR शीट्स होती है ना, एग्जाम शीट्स, उनमें जो आंसर्स आप फिल करते हो उन आंसर्स को रीड करके कंप्यूटर सिस्टम तक कौन पहुंचाता है, OSCR OBR जो डिवाइसेस होते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर्स एक और इनपुट डिवाइस हुआ जिसके थ्रू आप अपने सेंस ऑर्गन्स जो हो गए, थंब, रेटिना, बॉडी के हर एक पार्ट को स्कैन करके आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचा सकते हो, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो आधार कार्ड में आपने इसका यूज देखा होगा, ठीक है, वहां पे आपके पूरे 5 फिंगर्स को स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम तक इनपुट किया जाता है। टच स्क्रीन आपने देखा होगा, ATM कार्ड से अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स पे टच स्क्रीन होता है, तो टच करके भी आप इनपुट कर सकते हो कंप्यूटर सिस्टम तक। सेकंड, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, तो ऐसे वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स लगे होते हैं जो आपकी वॉइस को पहचानते हैं और वो भी एंटर हो जाती है कंप्यूटर सिस्टम तक। तो आज इनपुट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे टेक्सचुअल, ऑडियो, वीडियो, है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, इमेजेस, वॉइस, किसी भी फॉर्म में आप डेटा को इनपुट कर सकते हो, जिसके लिए अलग अलग इनपुट डिवाइसेस यूज होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ओके। तो पहले इन्होंने बोला है टू आउटपुट ऑडियो, यदि कोई ऑडियो आपको आउटपुट करनी है ना, यदि कोई ऑडियो आप सुनते हो
मतलब आप सुन रहे हो, मतलब आपको किसी ना किसी डिवाइस से आउटपुट मिल रहा है। तो ऑडियो किसके थ्रू आपको मिलती है सुनने को? कौन से आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलती है? ऑब्वियस आउटपुट हमें मिलता है किसके थ्रू? स्पीकर के थ्रू। किसके थ्रू मिलती है? स्पीकर के थ्रू। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे टू एंटर टेक्सचुअल डेटा। अब यदि आपको टेक्सचुअल डेटा इनपुट करना है, टेक्सचुअल मतलब कुछ अल्फाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, जब इस तरीके का डेटा आपको एंटर करना है तो हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? इनपुट डिवाइस का। एंटर करना है डेटा मतलब इनपुट डिवाइस का यूज कर रहे हैं, तो कौन सा इनपुट डिवाइस हुआ यहाँ पर? कीबोर्ड का हम यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर स्पीकर का हम यूज करेंगे। सिंपल। यदि इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल। अब देखो, दो तरीके के आउटपुट डिवाइस होते हैं जो मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से हुए? मॉनिटर, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, जो भी मॉनिटर आपके पास में अवेलेबल हो। सीआरटी तो अब बंद हो गया, ठीक है, होप देखा होगा किसी के, कोई पुराने जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होंगे वहां आज भी होगा, बट एलईडी एलसीडी मॉनिटर सभी के पास में जो टीवी लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, एलईडी एलसीडी टीवीज के जैसे होते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर पे आपको क्या मिलता है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलता है। और प्रिंटर, प्रिंटर भी सब जानते हैं जिसमें पेज के फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है। जो आप मॉनिटर पे देख रहे हो वही प्रिंटर के थ्रू आपको आउटपुट मिल जाता है। तो पेज पे मिल रहा आउटपुट मतलब हार्ड कॉपी आउटपुट हुआ। तो मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है और प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको बोला है टू मेक हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल। जो टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम पे खुली हुई है, यदि उसकी आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किस आउटपुट डिवाइस का? प्रिंटर, है ना। टू डिस्प्ले द डेटा एंड इंफॉर्मेशन, देखो डेटा और इंफॉर्मेशन फाइल्स जो भी है उसको डिस्प्ले करता है। कौन सा आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करता है? मॉनिटर। ओके, नाउ टू एंटर ऑडियो बेस्ड कमांड। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में था कि ऑडियो आपको जब आउटपुट सुना रहे, ठीक है, तब स्पीकर हुआ। अब आपको ऑडियो इनपुट करना है कंप्यूटर सिस्टम तक, तो ऑडियो इनपुट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कौन सा डिवाइस होता है? माइक्रोफोन, जिसको माइक के नाम से भी हम जानते हैं। माइक्रोफोन में जब आप बोलते हो तो वॉइस कहाँ जाती है? कंप्यूटर सिस्टम में जाती है। ठीक है, जैसे मैंने माइक लगा रखा है, मैं बोल रही हूँ तभी तो आप लोग सुन पा रहे हो मेरी वॉइस को, ठीक है, और मैं जो बोल रही हूँ वो सिस्टम तक इनपुट हो रहा है। क्लियर? टू बिल्ड 3D मॉडल। अब 3D मॉडल के लिए देखो, प्रिंटर जो नॉर्मल होते हैं जो पेज पे आउटपुट देते हैं वो नॉर्मल प्रिंटर्स होते हैं, लेकिन अब जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम जा रहे हैं तो 3D मॉडल्स भी बनने लगे। तो 3D मॉडल्स जिस आउटपुट डिवाइस के थ्रू बनते हैं वो कहलाता है 3D प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर कहलाता है? 3D प्रिंटर। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको 3D प्रिंटर शो होता है। देखो, हो सकता है आपके स्कूल्स में भी अगर ATL लैब होगी, अटल टिंकरिंग लैब, तो उस लैब में आपने देखा होगा इस तरीके का 3D प्रिंटर। ठीक है, जो क्या करता है, इस तरीके से 3D मॉडलिंग करता है, 3D डिजाइन को प्रिंट करता है। अब ये कैसे प्रिंट होती है? इसमें पीछे होती है फिलामेंट, एक वायर टाइप होती है फिलामेंट। वो फिलामेंट होती है यहाँ पे नोजल पे फिट, है ना, यहां से आती है और नोजल में आके हीट होती है। हीट होके वो मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद में जो डिजाइन आपने दिया होता है ना, वो डिजाइन यहाँ पे ग्लास प्लेट के ऊपर प्रिंट होता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि 3D मॉडल भी पॉसिबल है आजकल बनाना, और इसके लिए जिसका यूज करते हैं हम वो कौन सा प्रिंटर होता है? 3D प्रिंटर यूज होता है। ओके, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में भी अब तो अवेलेबल है, क्योंकि मोदी जी ने अटल टिंकरिंग लैब को तो बहुत ज्यादा एडवांस किया हुआ है, और अब तो इंडिया में हर एक स्कूल में आपको 3D ATL लैब यदि होगी तो वहां पे आपको 3D प्रिंटर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, जिसके थ्रू हम 3D डिजाइन को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने देखे थे इसके पहले तक, 3D मॉडल आने के पहले तक 2D प्रिंटर्स हुआ करते थे जो पेज पे प्रिंटिंग करते थे। लाइक अब टू असिस्ट अ विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा। अब ये तो बात हुई यहां पर कि सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस की, लेकिन जो पर्सन विजुअली इंपेयर्ड है ना, हो सकता है डिसेबल पर्सन हो, ब्लाइंड पर्सन हो, तो वो किस तरीके से डेटा को एंटर करते हैं? किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं डेटा को एंटर करने के लिए ब्रेल कीबोर्ड्स का। अब ब्रेल कीबोर्ड्स क्या हुए? ब्रेल कीबोर्ड्स होते हैं बेसिकली जिसमें कीज जो होती हैं वो रेज्ड होती हैं, मतलब डॉट लगे हुए होते हैं उनमें लेटर्स के, ताकि जो डिसेबल ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उन डॉट्स पे जब टच करते हैं तब उन्हें लेटर्स रिकॉग्नाइज होते हैं, तो टच करके वो रीड करते हैं और उसका यूज करके डेटा को कंप्यूटर सिस्टम तक एंटर करते हैं। तो होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई जो मैंने अभी समझाई। क्या समझाया इस क्वेश्चन को कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, कि आएगा डेफिनेटली, ताकि आप इसके आंसर को लिख सकते हो कि आउटपुट यूनिट जो स्पीकर हुआ जिसके थ्रू हमें ऑडियो आउटपुट मिला, टेक्सचुअल डेटा एंटर करना है तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड यूज होगा, हार्ड कॉपी आपको चाहिए किसी फाइल की तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर यूज होगा,
यदि आपको डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो आउटपुट आपको मॉनिटर डिवाइस यूज होगा। यदि आपको ऑडियो इनपुट करनी है, ठीक है, वॉइस अपनी इनपुट करनी है, तब हम यूज करेंगे माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का। 3D मॉडल्स यदि आपको बनाने हैं, 3D मॉडल्स प्रिंट करने हैं, तब हम यूज करेंगे 3D प्रिंटर्स का। टू असिस्ट अ विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल इन एंटरिंग डेटा, जो विजुअली इंपेयर्ड पर्सन है, यदि वो डेटा को एंटर करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम तक, तो जिस इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड का हम यूज करेंगे वो होगा ब्रेल कीबोर्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कैटेगरी सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग टूल। अब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन है और कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है। जैसे अभी हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस आइडेंटिफाई किया, सिंपल वैसी, ठीक है। अब यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर आपको दिए हुए हैं जैसे कंपाइलर, असेंबलर, उबंटू और टेक्स्ट एडिटर। हो सकता है इनकी जगह पे कोई और सॉफ्टवेयर भी आपको दे दे, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग टूल है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंपाइलर की। तो कंपाइलर हमने किसमें पढ़ा था? कंपाइलर हमने देखा था फर्स्ट सॉफ्टवेयर का टाइप जिसका नाम था सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी 3 टाइप देखे थे हमने, 3-4 टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज टूल, लैंग्वेज प्रोसेसर जिसको देखा था, ठीक है, और सिस्टम यूटिलिटी। तो यहाँ पे कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा टूल होगा? प्रोग्रामिंग टूल होगा। क्योंकि क्यों यूज किया जाता है कंपाइलर? कंपाइलर बेसिकली जिस लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हो, जिसे सोर्स कोड कहते हैं, उसको कन्वर्ट करता है जिसको में मशीन समझती है, जिसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो कंपाइलर का बेसिक काम क्या हुआ कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसको कन्वर्ट करना मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जिसमें मशीन समझती है, 0-1 बिट्स बाइट्स के फॉर्म में जो भी कोड आप लिख रहे हो। तो ये कौन सा टूल हुआ? प्रोग्रामिंग, है ना, जो जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ यूज किया जाता है जैसे सी, C++, जावा, है ना। नाउ असेंबलर भी क्या हुआ? असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कोड को, ठीक है, मतलब असेंबली लैंग्वेज में जो भी कोड लिखे रहते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में असेंबलर। इसको भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है। उबंटू क्या हुआ? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी से बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू, ठीक है। तो उबंटू क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर, अब टेक्स्ट एडिटर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब क्या होते हैं? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं। तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की तरह, जो आपका जनरल पर्पस होता है। ओके, कोई आपको फाइल क्रिएट करनी है नेचुरली, तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये सारे एग्जांपल्स हैं। सो यदि हम इसकी बात करें तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन प्रोग्रामिंग टूल है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग टूल का पार्ट है। असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग टूल का पार्ट है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उबंटू भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। टेक्स्ट एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें 2 टाइप पढ़े थे, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। तो टेक्स्ट एडिटर क्या हुआ? एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हुआ। ओके, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइट्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताया था, कन्वर्जन भी बताया था, एक बार रिवाइज करवा देती हूं फिर से। क्या कि 4 बिट मिलकर क्या बनाती है? 4 बिट यदि हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से, तो 4 बिट मिलकर क्या बनाती हैं? 1 निबल। ओके, लेट मी रिवाइज कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो बिट्स में सेव होता है। बिट्स मतलब 0 एंड 1 के फॉर्म में। तो 0 और 1 इसे हम बोलते हैं सिंगल बिट, ठीक है। तो बिट क्या हुई? कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को मेजर करने का एक तरीका होता है। ओके, तो 4 बिट इक्वल्स टू होता है 1 निबल। सिंपल इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं 8 बिट की, तो 8 बिट मिलकर बनाता है 1 बाइट। ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, 8 बिट मिलकर क्या बनाता है? 1 बाइट। अब इसी तरीके से यदि हम यहां पर बात करते हैं 1024 बाइट की, किसकी? 1024 बाइट की, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट। और यदि हम 1024 किलोबाइट की यदि बात करते हैं तो इनसे मिलकर बनता है 1 मेगाबाइट। और 1024 MB की यदि हम बात करेंगे तो बनेगा 1 गीगाबाइट। 1024 GB की यदि हम बात करते हैं तो बनता है 1 टेराबाइट।
सिंपल ऐसी 1024 टीबी की यदि बात करेंगे हम तो बनता है 1 पेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट, ऐसे बढ़ती जाती हैं बिट्स। ओके और इसी को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बिट्स में, बाइट्स में मेजर की जाती है। ओके और ये बिट और बाइट से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशंस। ओके तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये जितनी भी मेमोरीज होती हैं, पेन ड्राइव वगैरह, आपको क्यों जीबीज में, 64 जीबी, 128 जीबी में मिलती है ना, क्योंकि ये उनके स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये जो मैंने अभी आपको ये टैबलेट फॉर्म में जो स्ट्रक्चर बताया है, ओके कन्वर्जन वाला, ये समझ में आया तो इस तरीके से आने वाले कितने भी क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ओके तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से हम ना इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 MB। क्या दिया हुआ है, 2 MB। फाइन, अब 2 MB देखो 1 MB कब बन रहा है, जब 1024 KB मिलकर बन रहा है। तो देखो 1 MB की यदि हम बात करते हैं तो 1 MB इक्वल्स टू हो रहा है 1024 KB ना, राइट 1024। तो यहाँ पे आपकी 2 MB के लिए क्या करना है, आपको 1024 में 2 का इंटू कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 209715 बाइट्स। ओके अब 2 से इंटू कर दिया और एक 1024 का आपको और मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि देखो केबी को भी तो आपको कन्वर्ट करना है ना फिर बाइट्स में। तो सिंपल सी बात है कि एमबी से पहले आपने केबी में कन्वर्जन किया, केबी से फिर आपने बाइट्स में कन्वर्जन किया। तो केबी, एमबी से केबी और केबी से फिर बाइट्स, तो इसलिए हमने 2 बार 1024 का मल्टीप्लाई किया। तो 1024 इंटू 1024 इंटू 2, क्योंकि 2 MB का वैल्यू हमें चाहिए। तो ये चीज अच्छे से समझ में आई। क्या हो गया आंसर, 207152 बाइट्स, क्योंकि कन्वर्जन करना है हमें किसमें, कन्वर्जन करना है हमें बाइट्स में। किसमें कन्वर्जन करना है, बाइट्स में। फिर से समझा देती हूँ एक बार, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। बाइट्स में कन्वर्जन करना है, तो बाइट्स में कन्वर्जन करना है 2 MB का। तो देखो पहले MB को कन्वर्ट करना है किलोबाइट्स में, फिर किलोबाइट्स को कन्वर्ट करना है बाइट्स में। तो यहाँ पे देखो 1024 होते हैं 1 MB में और 1 KB में भी 1024 होते हैं। ठीक है, अब कितने MB कन्वर्ट करना है, 2 MB। तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये आंसर मिल जाना है। फाइन, इजी तरीका समझ में आ गया, गुड। नाउ नेक्स्ट आपको बोला है 3.7 GB। अब GB को हमें कन्वर्ट करना है बाइट्स में, तो MB से बाइट कन्वर्ट करना था तो 2 बार 1024 को मल्टीप्लाई किया था। अब MB से बड़ा क्या है, GB। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार 1024 को मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार किसके लिए, ये हो गया किसके लिए, GB के लिए, ये हो गया MB के लिए। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्या बोला मैंने कि ये आपका किसके लिए वैल्यू होगी 1024 की, ये हो गई MB के लिए, ये KB के लिए और ये हो गया बाइट्स के लिए। बाइट्स में कन्वर्जन करना है। अब किसका कन्वर्जन करना है, 1.2 का, तो 1.2 का मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आई। जीबी से हमें कन्वर्ट करना है कहां तक, बाइट्स तक। तो जीबी से पहले कन्वर्ट किया मेगाबाइट में, फिर मेगाबाइट से किलोबाइट में, किलोबाइट से बाइट में। तो 1024 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। और कौन से नंबर से हो जाएगा, 1.2 से। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, आपको आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैलकुलेशन करके जरूर देखना ताकि आपको आंसर समझ में आए। थर्ड इज 1.2 टेराबाइट। अब देखो टेराबाइट से पहले कन्वर्ट करेंगे जीबी में, जीबी से कन्वर्ट करेंगे एमबी में, एमबी से कन्वर्ट करेंगे केबी में, फिर केबी से कन्वर्ट होगा किसमें, बाइट्स में। तो यहां पे 1024 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 4 बार। कितनी बार होगा 1024 का मल्टीप्लाई, 4 बार। जब 4 बार आप 4 टाइम्स 1024 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 1.2 टेराबाइट में कन्वर्ट करना है ना, 1.2 के साथ, तब आपका आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से। ओके तो ये चीज आप जरूर करके देखना और इसके लिए आपको ये चीज याद होना बहुत कंपलसरी है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने कन्वर्जन किया है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट इज सिक्योरिटी थ्रेट्स इन्वॉल्व्ड व्हेन वी थ्रो अवे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड दैट आर नॉन फंक्शनल। होता है जनरली ऐसा, कोई पेन ड्राइव खराब हो गई आपने बाहर फेंक दी, ठीक है, या फिर कोई सा भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो ओल्ड हो गया है, जो आपके यूज नहीं आ रहा है और आप फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम उसको आउट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके क्या थ्रेट है, इससे कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है, यस, इससे सिक्योरिटी थ्रेट बढ़ता है।
ओके हो सकता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप बाहर कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, नॉन फंक्शनल है, ठीक है, तो उससे चांसेस होते हैं आपकी सिक्योरिटी को हार्म होने के। हो सकता है कोई ऐसा हैकर हो जो आपके डिवाइस को यूज कर ले और उसमें जो भी आपका डेटा है उसको एक्सेस कर ले, ठीक है। सो सिक्योरिटी थ्रेट कैन इंक्रीज इफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप इनसाइड द डिवाइस आर नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपर्ली। तो आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, प्रॉपर्ली उसमें जो भी सारी चीजें उनको डिलीट कर देना है यदि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। द हैकर्स कैन एडवांटेज ऑफ दिस कैन यूज दिस गैजेट टू हैक एनीवन इजीली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज राइट डाउन द टाइप ऑफ मेमोरी नीडेड टू द फॉलोइंग। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लो। यहाँ पे 3 वर्क दिए हुए हैं। अब इन 3 वर्क के लिए, वर्क किसके, कंप्यूटर मेमोरी के, तो सॉरी कंप्यूटर सिस्टम के हैं। तो यहाँ पे इन काम को करने के लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है? मेमोरी हमने देख ली, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी एचडीडी एसडीडी और भी बहुत सारी होती है, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव, राइट। तो अब इनमें से बताना है इस काम के लिए कौन कौन सी मेमोरी यूज हो रही है। तो सबसे पहले लिखा है टू स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए। परमानेंटली सेव करने के लिए कौन सा मेमोरी यूज होता है? हार्ड डिस्क एंड एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, सेकेंडरी स्टोरेज यूज होता है, ठीक है। टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए जिस मेमोरी का यूज किया जाता है वो होती है रैम। कौन सी होती है? रैम, प्राइमरी मेमोरी। यदि आपके सिस्टम में कैश मेमोरी रखी हुई है तो कैश मेमोरी रैम से भी ज्यादा फास्टर होती है, और सीपीयू और रैम के बीच में होती है कैश मेमोरी। तो सबसे पहले सीपीयू किसको एक्सेस करता है? कैश को। तो यहाँ पे कैश मेमोरी भी आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों आंसर भी हो सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कैश नहीं दिया है तो आप रैम को टिक करके आओगे। रैम इज द मेन पॉइंट, मतलब रैम इज द मेन मेमोरी जहां से एग्जीक्यूशन होता है। सिंपल यहाँ पे भी हार्ड डिस्क आपको टिक करके आनी है। अगर दोनों होंगे तो आप लिख सकते हो, सीडी डीवीडी पेन ड्राइव भी होगा तो यू कैन राइट द आंसर। थर्ड, टू स्टोर दिस इंस्ट्रक्शंस व्हिच कैन नॉट बी ओवररिटन। टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस व्हिच कैन नॉट बी ओवररिटन, मतलब यहाँ पे कौन सी मेमोरी की बात हो रही है? रोम की, रीड ओनली मेमोरी की। आप सिर्फ डेटा स्टोर कर सकते हो लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो कौन सी मेमोरी हुई वो? रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो बात समझ में आई? इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में समझाए हैं। होप आपको सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप गूगल पे magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, magnetbrains.com गूगल पे टाइप करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, इस होम पेज पे आ जाने वाले हो। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपनी क्लास 11th। जैसे ही क्लास 11 सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा मेरा सब्जेक्ट आईपी, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस फॉर क्लास 11th। वॉच नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आईपी सब्जेक्ट पे पहुंच जाओगे। यहाँ नीचे आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं चैप्टर नंबर 1 के, जो अभी तक हमने पूरे कंप्लीट कर लिए। ओके, तो यदि किसी भी वीडियो में, किसी टॉपिक में यदि आपको डाउट है चैप्टर 1 के, तो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी वीडियो पे तो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो प्ले होगी। कैसा भी डाउट होगा सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोई चैप्टर में कोई पॉइंट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप यहां से एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सारी चीजें। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको कुल मिला के 100% फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। कहां से? किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एमसीक्यूज के साथ। सो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।